आइए सुनते हैं आज की कहानी। किस्सा चार दरवेश का। दास्तान जैराबाद की शहजादी की। मैं जैराबाद के सुल्तान की बेटी हूँ। मेरा देश बहुत खुशहाल है। वहाँ के सब लोग संपन्न हैं। गरीबी वहाँ नाम को भी नहीं है। ए अजनबी, कुएं में जिन दो लोगों के साथ तुम रह रहे थे वे कोई डाकू नहीं थे। दुर्भाग्यवश डाकुओं के नाम पर वे दोनों उस कुएं में फेंक दिए गए थे। उनमें से एक था जैराबाद के वजीर का बेटा और दूसरा उसका एक मित्र था। एक बार मेरे पिता ने तीरंदाजी का मुकाबला आयोजित कराया जिसमें देश विदेश के अनेक तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में मेरे देश के वजीर का बेटा भी शामिल हुआ जो अपने हुनर में कार्यकुशल होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी था। मुकाबले में उसने सभी तीरंदाजों को पीछे छोड़ दिया और अपनी कार्यकुशलता सिद्ध कर दी। बस उसी दिन से वो युवक मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। मैं उसे मन ही मन प्रेम करने लगी और रात दिन उसी के ख्यालों में खोई रहने लगी। एक दिन उससे मिलने को मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई तो मैंने अपनी एक राजदार सहेली के साथ उसे संदेशा भेजा कि वो मुझसे आकर मिल ले। मेरा संदेश पाकर वो रात के समय अपने एक दोस्त के साथ मुझसे मिलने मेरे महल पहुंचा। मेरा दुर्भाग्य कि इस बात की खबर महल के रक्षकों को लग गई। उन्होंने मेरे पिता से जाकर कह दिया, जिनके आदेश से वो और उसका दोस्त दोनों पकड़े गए। मेरे पिता उसके कृत्य से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन दोनों को उसी अंधे कुएं में फेंकवा दिया जिसमें तुम्हें फेंकवाया गया था। उसका ऐसा अंजाम देखकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी और मैं इसके लिए स्वयं को गुनहगार महसूस करने लगी। ए अजनबी, मैं उन्हें बाहर तो निकाल नहीं सकती थी। हाँ, मैंने ऐसा इंतजाम जरूर किया जिससे वे दोनों भूख प्यास से मर न जाए। पिछले 6 महीनों से मैं ही चोरी चोरी उन्हें भोजन और जल उस कुएं में पहुंचाती रही हूं। कल रात मैंने उन दोनों की रिहाई का मुकम्मल इंतजाम कर लिया था और वजीर के बेटे को कुएं से निकालने के लिए ही मैंने रस्सी कुएं में लटकाई थी, किंतु उसके स्थान पर तुम बाहर आ गए। अब से मैं तुम्हें ही वजीर के बेटे के स्थान पर ग्रहण करती हूँ। जहराबाद की शहजादी इतना कहकर कुछ देर सांस लेने के लिए ठहरी। फिर उसने आगे कहा, ए अजनबी युवक, अब इस देश में रहना स्वयं को संकट में डालना है। अगर मेरे पिता के सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों की मौत निश्चित है। इसलिए जल्दी ही हमें इस देश को छोड़ देना चाहिए। तब हम और किस देश में चले? मैंने बहुत देर बाद मुंह खोला। हम पड़ोसी देश सरनदीप में चलेंगे जहां हमें कोई पहचान नहीं सकेगा, शहजादी ने कहा। मैंने सहमति जता दी। तब हम दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर सरनदीप की दिशा में चल पड़े। हमारे पीछे पीछे मेरा प्रिय कुत्ता भी चल पड़ा। शीघ्र ही हम सरनदीप में पहुंच गए। वहां पहुंचकर शहजादी ने घोड़े की जीन में रखी एक बड़ी सी पोटली निकाली। पोटली में सोने के आभूषण और मोहरें रखी हुई थी जिन्हें पलायन करने से पूर्व शहजादी अपने साथ ले आई थी। उसने पोटली में से निकालकर कुछ मोहरें मुझे दे दी जिनसे मैंने एक खूबसूरत सा मकान खरीद लिया। उस धन की सहायता से मैंने नगर के मुख्य बाजार में एक दुकान भी खोल ली जो कुछ ही दिनों में अच्छी चल निकली। हम दोनों प्रेम पूर्वक साथ साथ रहते रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब स्वयं शहजादी ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं तो स्वयं भी चाहता था, तुरंत विवाह की सहमति दे दी। हम दोनों काजी के सामने पेश हुए जिसने इस्लामी रीति के अनुसार हम दोनों का निकाह करा दिया। अब तो हमारे जीवन में जैसे बाहर आ गई। सर्वत्र सुख ही सुख था। गम की परछाइयां मानो हमसे बहुत दूर जा चुकी थी। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा दुकानदारी कर रहा था। तभी बाजार में एक ओर से कुछ शोर सा उभरा। मैंने दुकान से बाहर निकलकर देखा तो कुछ दूर मुझे शाही सिपाही 2 व्यक्तियों को बंदी बनाकर ले जाते दिखाई दिए। बाजार से गुजरते एक राहगीर को रोककर जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि सिपाही राज आज्ञा से 2 डाकुओं को बंदी बनाकर वध स्थल की ओर ले जा रहे हैं।
जहां उनके सिर काटे जाएंगे। ये सुनकर मैं अपनी उत्सुकता न रोक सका। मैंने दुकान अपने नौकर के हवाले की और उस ओर चल पड़ा जिधर सिपाही उन तथाकथित डाकुओं को लेकर गए थे। जब मैं वध स्थल पर पहुंचा और दोनों डाकुओं के चेहरे देखे तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। वे दोनों और कोई नहीं, मेरे सगे भाई ही थे, जो उस समय जंजीरों में जकड़े मेरे सामने खड़े थे। हुजूर, कुछ क्षण के लिए मैं इनके सारे अपराध भूल गया। मुझे केवल इतना याद रहा कि ये मेरे सगे भाई हैं, मेरे अपने खून। तब मैंने काजी को एक बड़ी रकम रिश्वत में दी और उन्हें छुड़ाकर अपने घर ले आया। मैंने इन्हें नहलाया धुलाया, नाई को बुलवाकर इनकी हजामतें बनवाई, इन्हें नए कपड़े पहनने को दिए और इन्हें आश्वस्त किया कि जो हो चुका उसे भूल जाए और किसी बात की चिंता न करें। इन्होंने भी रो रो कर अपने पापों की क्षमा चाही। मैं उस समय भावुकता में बह रहा था। मैंने इनके झूठे आंसुओं और पछतावे को सच समझा और एक बार फिर से इनकी बातों पर यकीन कर लिया। कुछ दिन तक तो ये दोनों ठीक रहे, लेकिन इन्होंने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये दोनों मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखने लगे। हुजूर, मेरी पत्नी बहुत दूरदर्शी स्त्री थी। वो तुरंत इनके इरादे भांप गई और उसने इनके सामने आना बंद कर दिया। फिर भी एक दिन इन्होंने उसे देख ही लिया। उसके रूप को देखकर इनके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी और ये मुझे किसी प्रकार खत्म करके मेरी पत्नी को हथियाने की योजना बनाने लगे। एक रोज शाम के समय जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा तो इन्होंने मुझसे कहा, ए भाई, घर से निकले बहुत दिन हो गए हैं, अब घर की याद बहुत सताती है। तुम साथ चलो तो कुछ दिन के लिए अपनी जन्मभूमि चले चले। हुजूर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मैं उन दिनों भावना में बह रहा था। दूसरे, ये बात इन्होंने इतने सहज भाव और विनम्रता पूर्वक कही थी कि मैं इनकार न कर सका। मेरी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने मुझे समझाया। बोली, तुम इतने धोखे खाकर भी इनकी बातों में आ गए। मेरी बात मानो और इनके साथ जाने का इरादा त्याग दो। जन्मभूमि के दीदार करने का तो एक बहाना है, हकीकत में इनका उद्देश्य तुम्हें हानि पहुंचाना है। मैंने कहा, ये वहम है तुम्हारा। अब ये दोनों बहुत बदल चुके हैं। अब ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं तो कहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो तो कितना अच्छा रहे। तुम भी मेरी जन्मभूमि देख आओगी। इस पर वो कुछ तल्ख आवाज में बोले, तुम कहते हो कि ये बदल चुके हैं। दरअसल ये तुम्हारी खाम ख्याली है। ये जरा भी नहीं बदले। तुमने वो मसल तो जरूर सुनी होगी कि कुत्ते की दुम 20 बरस तक नलकी में रही, फिर जब बाहर निकाला तो टेढ़ी ही निकली। ये दोनों भी ठीक उसी तरह हैं। जरा सोचिए तो, सांप को कितना ही दूध क्यों न पिलाओ, अवसर आने पर वो डंक जरूर मारता है। आज ये बड़ी मिन्नतों से तुम्हें साथ ले चलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन खुदा न करे ये फिर अपनी असलियत पर आ गए तो। नहीं, मैं तुम्हें कभी इनके साथ जाने का मशवरा नहीं दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार बहम में मत पड़ो। और फिर कुछ दिन की ही तो बात है, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन मेरी पत्नी मेरे विचारों से तनिक भी सहमत न हुई। बोली, तुम अगर अपने भाइयों पर इतना विश्वास कर रहे हो तो बेशक चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो शायद वो न होता जो निकट भविष्य में मेरे साथ घटने वाला था। एक दिन मैं इनके साथ अपने वतन की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक रात जब मैं सोया पड़ा था तो ये दोनों मुझ पर टूट पड़े। बड़े भाई ने मेरे सिर में तलवार मारी और मझले ने बर्छी से मेरा शरीर छेद दिया। मेरा कुत्ता जब इन पर झपटा तो इन निर्दयी इंसानों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मुझे मरा समझकर इन्होंने मुझे उसी हालत में छोड़ा और वापस नगर में जा पहुंचे। वहां इन्होंने प्रचारित कर दिया कि मुझे डाकुओं ने मार डाला है। ये समाचार सुनकर मेरी पत्नी पर तो मानो बिजली ही गिर गई। वो बेचारी विक्षिप्त हो गई और एक दिन उसने आत्महत्या करके
अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये कहकर व्यापारी ने अपनी पगड़ी उतारकर मुझे अपना सिर दिखाया, जहां किसी धारदार हथियार के वार से बना एक लंबा सा निशान स्पष्ट नजर आ रहा था। अपनी कहानी जारी रखते हुए आगे बताया, हुजूर, अपनी तरफ से मेरे ये दोनों भाई मुझे मुर्दा समझकर उस बियाबान में छोड़ आए थे, लेकिन कहा भी गया है कि जिसको राखे साइयां मार सके न कोई। मेरे जीवन के अभी कुछ दिन शेष थे, इसलिए मैं बच गया। कैसे बचा ये मैं आगे सुनाता हूं।